सर वो फिगर में a/2 लिखा है। हाँ, ये A/2 ये A/2। सर टॉप पे क्या लिखा है? ये हाँ ये तो आंख बनी है। When container was empty, observer is able to see point P of an object, point P of an object from whole of the container, from whole of container. If liquid of refractive index mu of refractive index mu is filled in container up to height h, then observer is able to see point P, point Q of an object, then find mu. क्वेश्चन दिख रहा है साथ साथ? समझ गए? सर एक बार आप ये empty observer is able to see से पढ़ दीजिए थोड़ा कंटेनर तक। Able to see point P of an object from whole whole of the container if liquid of refractive index mu is filled in a container up to height h, then observer is able to see point Q of an object, then find refractive index mu. Right? शुरू हो जाओ फटाफट। यदि अभी देखा जाए तो ये एंगल यदि R है तो ये एंगल R होगा। यस, ये A है
तो ये R होगा। अच्छा, तो ये ठीक, यहां से देखा जाए तो tan R इज इक्वल टू A/H। चेक करते जाओ, A/H, तो ये होगा √A² प्लस H²। इतनी बात समझ में आई? जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। अभी जब इम्पटी है तब ये ऐसे सीधे रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ही जाएगी, क्योंकि कोई रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं। जैसे ही कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल कर दिया अप टू हाइट एच तक, तो वो बोल रहा है कि पॉइंट क्यू को ऑब्जर्वर देख पा रहा है, और पॉइंट क्यू को ऑब्जर्वर देख पा रहा है, इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट क्यू से आ रही है वो ऑब्जर्वर तक रिफ्रैक्शन के बाद पहुंचनी चाहिए। तो उस सिचुएशन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो इस सिचुएशन के लिए यदि मैं साइन आई लिखूं tan i, तब tan i का वैल्यू हो जाएगा A/2 डिवाइड बाई h, मतलब 2A/2h। अब ट्रायंगल बनाऊं, जरूरत पड़ेगी यूज करने साइन कॉस वगैरह, तो यूज कर लेंगे tan i A/2h, तो ये हो जाएगा √4h² प्लस A²। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करें तो ये नॉर्मल है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो वो आर है। तो म्यू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ आर, और म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आर डिवाइड बाई साइन ऑफ आई। साइन ऑफ आर देखूं तो यहां से देख लूंगा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाफ हाइपोटेन्यूज A डिवाइड बाई √H² प्लस A²। ये तो साइन आर का वैल्यू हो गया, डिवाइड बाई, यदि मैं बात करूं साइन आई की, तो साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर, डिवीजन में है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 4h² प्लस H²। बाकी और जितना सिंप्लीफाई करना है तो कर लो आपको, इट विल बी द आंसर। क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। सही है। हाँ, अल्टीमेटली देखा जाए तो जरूरी नहीं म्यू ही पूछे, वो ए पूछ सकता है, एच पूछ सकता है। कितने वेरिएबल हैं? म्यू, ए, एच, 3 वेरिएबल हैं, और ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। तो इस एक्सप्रेशन में बाकी कोई एक वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं। ऑल अदर पैरामीटर मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, अल्टीमेटली उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ज्योमेट्री अप्लाई करनी है और रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, राइट? यस सर। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस ज्योमेट्री वगैरह अच्छे से अप्लाई करो। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल सा लॉ यूज हो रहा है, जो हमें पता है, बहुत बार यूज करते हैं, और बस वही रिलेशन बनाने होते हैं इस तरीके से। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्या निकालना है। बेटा यस सर। चलो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, डिस्कस करना है, ठीक है? समझना है सिंपल, देखने में अजीब सा लग सकता है। अजीब सा क्या है? अजीब कुछ नहीं है,
फर्स्ट टाइम देखते हैं तो ये लगता है थोड़ा अजीब सा है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया, मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। ठीक समझना, इन जनरल बुक वगैरह में नहीं होता है, पता नहीं तुम्हारे मॉड्यूल में है कि नहीं है, तो ठीक से समझने की कोशिश करना। रिफ्रैक्शन थ्रू मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू सब मॉड्यूल में है एक क्वेश्चन। अच्छा ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रू वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर इसमें हर बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगाते जाएंगे ना? हाँ, अभी क्वेश्चन पहले एक बार बहुत ध्यान से सुन लो, उसके बाद किसी को है तो बोलना, ठीक है। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें दो केसेस हैं। केस वन, लॉजिक समझना, सिचुएशन कैसे भी हो सकती है, आप हैंडल कर पाओ। केस वन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एज अ फंक्शन ऑफ y, राइट। मतलब यदि हम बात करें और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई कंडीशन वगैरह हमें गिवन नहीं होती है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब के लिए वैलिड है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कौन सा वाला क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेंट की कंडीशन बनाई जा सकती है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उस हिसाब से कर लेंगे, बस आपको लॉजिक समझना है। मैंने ये क्वाड्रेंट दे दिया है, अच्छा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मतलब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ y है। बहुत ध्यान सुनना, मतलब जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? चेंज होगा, यही मतलब हुआ, ठीक है। ये भी बोल सकता है कहां तक है, पूरे में भी हो सकता है इस रीजन में। तो बेसिक लॉजिक ये है कि जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं देयर आर y की तरफ जा रहा हूं तो रिफ्रैक्टिव चेंज हो रहा है। मतलब एक स्लैब, डिफरेंशियल स्लैब ये हो गई जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा, दूसरा स्लैब ये हो गया डिफरेंशियल थिकनेस का जिसका रिफ्रैक्टिव डिफरेंस होगा क्योंकि y चेंज हो गया है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ डिफरेंस होगा, इसका कुछ डिफरेंस होगा, इसका कुछ डिफरेंस होगा, इसका कुछ डिफरेंस होगा, इसका कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि y का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन इस स्लैब का हर पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि मतलब इस डिफरेंशियल स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो इस स्लैब का पूरे का μ1 रहेगा, x की वैल्यू कुछ भी बनी रहेगी। यदि इस वाली डिफरेंशियल स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो μ2 ही रहेगा, x का वैल्यू कुछ भी रहेगा। लेकिन y यदि चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। इसका ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ y। यस और नो, फटाफट बोलो। यस सर। गुड। वैसे भी स्नेल्स लॉ आपने देखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक जनरल, यदि बहुत सारी स्नेल्स रखी हुई है तो आपको पता ही है, ठीक है। ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ और ना भी बताया हूँ तो देख लो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है, ये μ5 है एंड सो ऑन। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये एंगल I1 है, ये R1, ये नॉर्मल यहाँ पे हो गया, ये कुछ हो गया, ये लेफ्ट R1, ये R1 होगा, ये I2,
R2 जो भी नाम देना है यार, I1 इसको I2 बोलो। सर और हाँ सर यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट मीडियम्स हैं उनकी वजह से हमें स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं, तो जब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा होगा। बेटा अभी बस सुनते जाओ, फिर कंटिन्यू बोलना, एक बार सुन बस, ठीक है। यहाँ से I3 इसको बोल दूं I4, इसको कुछ बोलूं तो यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो क्या होगा, μ1 sin of I1 is equal to μ2 sin of I2 is equal to μ3 sin of I3 is equal to and so on is equal to constant। क्या यही स्नेल्स लॉ है? ये तो बता ही चुके हैं, जल्दी बोलो पहले यस और नो, इतना बोलते जाओ। अच्छा यस सर। अब इस केस में पहला कंसेप्ट तो हमने ये समझा, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ y, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट डिफरेंशियल स्लैब्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट डिफरेंशियल स्लैब्स of different refractive index which are placed in xz plane, या फिर xz plane या फिर which are placed perpendicular to the yz plane। yes or no, जल्दी बोलो। यस सर। लिखो Yes, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज, देखो जगह थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, इट इज कॉम्बिनेशन, यदि ये कॉपी कर लिया हो तो ये मिटा दूं मैं? यस सर। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट निकल के आया जो ऑब्जर्व किया, ऐसा नहीं है एज अ फंक्शन ऑफ y, वो तो सिचुएशन के हिसाब से आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, क्या एज अ फंक्शन ऑफ z दिया है कि एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, वो आप सिचुएशन से बस उस हिसाब से चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। यस और नो, जल्दी बोलो। इस सिचुएशन की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट निकल के आया, इट इज अ कॉम्बिनेशन of infinite differential slash of different refractive index which are placed parallel to the xz plane, which are placed parallel to the xz plane। देखते जाना, ऑब्जर्व करते जाओ, xz plane और perpendicular to the yz plane। यस और नो, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। गुड। यस सर। दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करें तो ये डिफरेंशियल स्लैब्स हैं और इन डिफरेंशियल स्लैब्स पे जो नॉर्मल होगा वो स्लैब के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जो डिफरेंट दूसरा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑब्जर्व आया, क्योंकि स्नेल्स लॉ के लिए नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा ना स्लैब में, और सारे एंगल का मेजरमेंट हम कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। डिफॉल्ट में नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हमने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मल ऑन दिस डिफरेंशियल स्लैब्स विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये बोल सकता हूं, जल्दी बोलो। बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ऑन these differential slabs will be perpendicular to x-axis or
parallel to the y-axis, parallel to the y-axis। दूसरा पॉइंट ये ऑब्जर्व किया। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये हम समझते हैं चीजों को, हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उस डिफरेंशियल एलिमेंट में जो भी पैरामीटर है उसको हम क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं। Yes, sir. मतलब यदि ये y1 हाइट पे कोई डिफरेंशियल स्लैब हमने कंसीडर किया है तो यहाँ पर y की जगह y1 रखूंगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा उस स्लैब में वो वैल्यू ऑफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा या कांस्टेंट रहेगा ऑन दैट डिफरेंशियल स्लैब। यस और नो? जी सर। गुड। Yes. तो फिर ये जो मैंने डिफरेंट स्लैब बना के बताया था तो स्नेल्स लॉ फिर उसके लिए क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यदि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की बात करूं, अच्छा यदि मैं इसी पॉइंट में एक चीज और ऐड करना चाहूँ सेकंड पॉइंट में, तो वाई एक्सिस इटसेल्फ नॉर्मल ऑन दिस डिफरेंशियल स्लैब। जी सर। वाई एक्सिस itself normal on these differential slab, these differential slab। चलो यहां तक हम समझ चुके। अब यदि यहां से एक कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है, लेट्स से ये नॉर्मल वाई एक्सिस इटसेल्फ नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको थीटा नॉट बोल देता हूं, और रिफ्रैक्शन होके कुछ ऐसे जा रहा है, लेट्स से इस पाथ को फॉलो कर रही है। भाई डिफरेंशियल बहुत छोटी छोटी स्लैब है तो उनमें स्ट्रेट लाइन आपको छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे, वो सारे टुकड़े बनाऊंगा तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन। समझ रहे हैं ना? तो यदि मैं कोई जनरल पॉइंट कंसीडर करूं, ये कोई जनरल पॉइंट P कंसीडर करूं, जनरल पॉइंट पे यदि मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं तो इट विल बी द नॉर्मल लाइन एट जनरल पॉइंट P। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और जनरल पॉइंट का वैल्यू कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, y। वी हैव कंसीडर्ड एनी जनरल पॉइंट whose coordinate are x, y, और ये जो मैंने n डॉटेड लाइन वर्टिकल लाइन दिखाई है, इट इज द नॉर्मल एट एनी जनरल पॉइंट P। यस और नो? समझते जाओ चीजों को। सर ये कर्व आएगा, है ये कर्व आएगा एक तरीके से। बिल्कुल कर्व ही आएगा, स्ट्रेट मतलब हाँ कर्व ही आएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्लैब, बड़ी बड़ी स्लैब थोड़ा ना है। तो किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो उस डिफरेंशियल स्लैब की वजह से क्रिएट होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर ये डिफरेंशियल स्लैब देखूं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट लाइन है, इट इज अ टेंजेंट लाइन। अब ये तो ऐसे कर्व गया था, थोड़ा सा फिगर वगैरह बहुत गौर से देखना। दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। अच्छा, तो यदि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो पहली बात, इट विल बी द टेंजेंट ऑन जनरल पॉइंट P। देख गया कि नहीं देखा? जल्दी बोलो पहले तो। Yes. टेंजेंट, और जो टेंजेंट है हाँ ठीक, इट इज अ टेंजेंट ऑन दिस पाथ जो रे ऑफ लाइट फॉलो कर रही है, उस पर टेंजेंट। अच्छा, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं, ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल जो होगा, कर्व जहां इंटर कर रहा है तो जो टेंजेंट जो एंगल फॉर्म करेगा उस कर्व में एंटरिंग रे ऑफ लाइट में, वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, राइट? यस सर। 90 माइनस थीटा होगा। तो यदि मैं ऐसे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, तो यहाँ के लिए अप्लाई करूं तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से मैं म्यू नॉट मान लूं, यहाँ का म्यू नॉट मान लूं। भाई यहाँ तो वेरिएबल नहीं है ना, तो कुछ रहा होगा, म्यू नॉट मान लिया।
तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो स्नेल्स लॉ क्या बनेगा, म्यू नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट, एंटर करने वाला, इसी स्लैब से एंटर किया तो म्यू नॉट साइन थीटा नॉट, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। और किसी जनरल पॉइंट पे बात करूं तो इट मस्ट बी इक्वल टू म्यू, म्यू वो तो एज ए फंक्शन ऑफ वाई पता है, जब फंक्शन पता होगा तब देखेंगे, म्यू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यही तो म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई था, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, इट विल बी कांस्टेंट, यस और नो, सर अब जल्दी वो बोलो। tan थीटा को dy by dx से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बेटा रुक जाओ धीरे, ठीक है, करते हैं, वही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। गुड। अब हम बात करें यहाँ पर ये सर टेंजेंट, हाँ बोलो। सर ये जो म्यू है ये सर चेंज हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, एज अ फंक्शन ऑफ वाई तो वो है, और सर अगर हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट पे चेंज करें तो मतलब यूनिफॉर्म रेट में ना चेंज हो रहा हो फंक्शन इसका। अरे कैसे भी चेंज हो रहा है उससे क्या लेना, एज अ फंक्शन ऑफ वाई बस, और एज अ फंक्शन ऑफ वाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो जो फंक्शन हो होने दो, हमें क्या लेना देना, एक फंक्शन है यार, फंक्शन समझते हो ना मैथमेटिक्स में, यस सर। बस बात खत्म। दूसरी बात करें, टेंजेंट है तो ये जो थीटा है, तो थीटा जो है tan थीटा टेंजेंट का स्लोप होगा एट एनी जनरल पॉइंट पी, यस और नो मृदुल? जी सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ से dy by dx करूं, dy by dx ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा, ये इक्वेशन देखें, मतलब कहने का ये है मेरे पास ये दो रिलेशन आए, अब जो भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे तो यही दो रिलेशन मैं बना सकता हूँ, इन्हीं दो रिलेशन से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो रिलेशन मैं बना सकता था वो सारे रिलेशन मैंने बना दिए, कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रिलेशन कैसे यूज होंगे क्वेश्चन के हिसाब से वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट मुझे जो डिस्कस करना था कि स्नेल्स लॉ कैसे बनेगा यहाँ पर, और क्या रिलेशन बना सकते हैं, तो जनरल पॉइंट पे एक स्लोप क्वेश्चन ले सकते हैं, dy by dx इक्वल टू tan थीटा, मतलब वेरिएबल रिफ्रैक्टिव जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अवेलेबल दो एक्सप्रेशन है, इन्हीं को कैसे नहीं करके हमें क्या करना है, यूज करना है, यस और नो, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। सर अपने डायग्राम में जितने भी वेरिएबल्स लिखे हैं एक बार उसको बता दीजिए क्या क्या है, दिख नहीं रहे। म्यू नॉट थीटा 90 माइनस थीटा, पी पॉइंट, नॉर्मल, टेंजेंट, एक्स कॉमा वाई। ओके सर। सर ये इजी ही देगा ना, मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा खतरनाक होगी तो कैसे करेंगे? बेटा सॉल्वेबल होगी, ऐसे ऐसे थोड़ा ना दे देगा कि तुम्हारे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से कोई ऐसा इक्वेशन दे देगा सॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्वेबल देगा, सॉल्व कर पाओ वही देगा, हाँ, मतलब तुम्हारे सिलेबस में होगी वही देगा, सॉल्व कर पाओ या ना कर पाओ वो अलग बात। यस सर। मिटा दो, कॉपी कर लिया है। यस। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ले लेते हैं, वही सिचुएशन कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब समझ गया कौन सा वाला क्वाड्रेंट है। Yes, sir. अब जरा हाँ, और खुद से बनाना शुरू करो चीजें, तो आइडिया लग ही गया होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस बार जो स्लैब्स होंगी x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से स्लैब्स बनेंगी, डिफरेंशियल स्लैब्स। Yes, sir. ठीक है, ये हाँ सर जब क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तो फिर से नॉर्मल चेंज होगा उसका, और देखो तुम ये बस सिचुएशन देखो, तुम खुद अपने हिसाब से डिसाइड करो यार, तुम खुद डिसाइड करो कैसे स्लैब बनाने पड़ेंगे। ओके सर। समझ रहे हो ना, तुम खुद डिसाइड करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, लॉजिक समझो कि कैसे मैं नॉर्मल डिसाइड कर रहा हूँ, कैसे डिफरेंशियल स्लैब डिसाइड कर रहा हूँ, तुम वो समझो। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं कि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, या पहले डिस्कस किया एज अ फंक्शन ऑफ वाई है। लॉजिक समझो कि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो कैसे डिसाइड होंगे स्लैब, डिफरेंशियल स्लैब। जिसके अलोंग वेरी सर, करेगा उधर फंक्शन बिल्कुल सर बिल्कुल, फंक्शन बिल्कुल। नहीं, सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तो सर करो ना इसका जो change। प्लेन, करो चेंज। हाँ सर, यदि तो मैं इसका इसका प्लेन सेम ही रहेगा ना, लेकिन सर फिर वही बात है यार, तो उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो यही भैया ही रहने हैं। कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ ऐसे ऐसे ही यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट होगा यहाँ आ जाएगा, या यहाँ होगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। खुद से डिसाइड करो तो मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू नॉट है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वहां लिखाया था, वैसे ही सिमिलर पॉइंट यहाँ पर बनाना है तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो फटाफट। बोलो। हेलो। Yes, sir. हाँ, जो So it पहला is पॉइंट combination. It is a combination of infinite differential slabs. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखो सारा, लिखना है सब कुछ। कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट डिफरेंशियल स्लैब Placed parallel to YZ plane. of different refractive index, which are placed parallel to YZ plane. which are फिगर देखते जाओ, खुद ऑब्जर्व करो चीजें, मेरे उस पर लिखाने में मत जाओ। of refractive index which are placed, मैं फिर बोल रहा हूँ, रटने से कोई फायदा नहीं है, which are placed parallel to the YZ plane or perpendicular to the XZ plane। तुम लॉजिक पे जाओ यार, बस मेरा कहने का ये मतलब है, नहीं तो सीख नहीं पाओगे फालतू में, बस सिचुएशन चेंज कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट जरा देखो क्या लिखवाया था, क्या लिखा है, क्या कुछ देखना पड़ता है। पहले तो डिफरेंट स्लैब कैसे होंगी वो देखना पड़ता है, कैसे रखी हुई है स्लैब। दूसरा क्या देखना पड़ता है, सर नॉर्मल्स जो होंगे इन सब स्लैब्स के वो एक्स एक्सिस हाँ के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो लिख लो नॉर्मल ऑन दिस डिफरेंशियल स्लैब, नॉर्मल ऑन these differential slabs will be perpendicular to the x-axis, दिख गया होगा, और parallel to the y-axis। ठीक है, अच्छा, और इस केस Sir, में parallel to परपेंडिकुलर x-axis टू होगा ना? वाई एक्सिस होगा। सर उल्टा होगा। हाँ, Yes, sir, उल्टा आपने लिखिए, उल्टा लिखेंगे लिख दिया। नॉर्मल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हाँ ठीक ठीक ठीक,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ठीक है, गुड। अच्छा, तो इस केस में एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज द नॉर्मल ऑन दीस डिफरेंसेस जी सर। है कि नहीं? एक्स एक्सिस itself normal on these slabs, right? Good. अब यदि मैं यहाँ से एक रे ऑफ लाइट एंटर कराऊं, चलो लेट्स से ये एंटर करी यहाँ से और ये ऐसे गई, लेट्स, ठीक है, ऐसे गई, रफली ड्रॉ कर लिया है, और नॉर्मल तो एक्स एक्सिस है, तो नॉर्मल एक्स एक्सिस तो ये थीटा नॉट, सारे एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, यदि यहाँ से गिवन होगा तो ये 90 माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। उस हिसाब से हम देख लेंगे। हमें एंगल स्नेल्स लॉ के लिए कहाँ से लेना पड़ता है? नॉर्मल से लेना पड़ता है, और ये म्यू नॉट बाहर कर स्टेटस मान लिया, कोई जनरल पॉइंट पी माना, तो जनरल पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लिए, तो नॉर्मल लाइन तो ये जाएगी ऐसे, ये डॉटेड लाइन दिखी नहीं दिखी, जल्दी बोलो। इट इज द नॉर्मल लाइन ऑन दी स्लैश। यस सर। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट तो वही कर्व पाथ होता है, कर्व पाथ पे टेंजेंट तो पता ही है कैसे ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करूं, इट विल बी द टेंजेंट एट पॉइंट पी, टेंजेंट दिख गया, और लेट्स से वो हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो थीटा बना रहा है, ठीक है। यदि ये थीटा बना रहा है तो ये नॉर्मल के साथ जो एंटर करने वाली जनरल पॉइंट पे रे ऑफ लाइट कर्व होगा वो ये थीटा बनाएगा। दिखा नहीं दिखा, जल्दी बोलो। यस यस थीटा होगा। हाँ, तो अब यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो म्यू नॉट, सर वो आपने टेंजेंट बनाया ना? हाँ ठीक, यस। अब म्यू नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो म्यू नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो वैल्यू पुट कर देंगे, इनटू साइन ऑफ थीटा, ये स्नेल्स लॉ बनेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। याद आया नहीं याद आया? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो टेन थीटा ऑफ जनरल पॉइंट पे टेन थीटा स्लोप dy बाई dx इज इक्वल टू टेन थीटा होगा। ये इक्वेशन सेकेंड बनेगी। तो जो अवेलेबल इक्वेशन है, दीज आर द टू अवेलेबल इक्वेशंस। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन्हीं की हेल्प से करेंगे, और यही इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। उनको कैसे यूज करना है वो क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? टाइप सारे पॉइंट जल्दी देख लो अच्छे से। लॉजिक समझो, रखना नहीं है। हमेशा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स या एज ए फंक्शन ऑफ वाई नहीं दिया जाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ जेड भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है यही कोऑर्डिनेट किसी। सर वो थीटा के बराबर कैसे? क्या थीटा बराबर कैसे? सर जो आपने नॉर्मल से एक एंगल लिया है और एक टेंजेंट से जो बनाया है एक्स एक्सिस पे। बेटा ये टेंजेंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। हाँ, सर अगर ऑल्टरनेट है तो फिर सर वो पूरा एंगल इंक्लूड होगा ना जो टेंजेंट से पास कर रहा है, मतलब नॉर्मल से लेके पूरा टेंजेंट वाली लाइन तक होगा वो एंगल। हाँ वही एंगल है बेटा। तो उसी टेंजेंट के लॉन्ग तो यहाँ से एंटर कर रही है रे ऑफ लाइट स्लैब में। सर लेकिन Point फिर अगर सर वहां से लेंगे एंगल तो जैसे आपका जो कर्व बन रहा है तो उसमें कर्व से कुछ एंगल छूट जा रहा है। अरे बेटा छूट नहीं जा रहा है, अब इतना बारीक तुरंत दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो एंटर करेगी वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी नहीं होगी? हाँ सर टेंजेंट की डिफरेंशिएशन। डायरेक्शन में होगी। तो वही तो एंगल कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल से। हाँ सर नॉर्मल से लेते हैं। और यहाँ से ये एंटर कर रहा है, तो ये एंटर करने वाली यही इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्लैब के लिए। यस सर है। तो बेटा जो टेंजेंट एंगल बनाएगा वही एंगल तो उसके लिए होगा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का नॉर्मल से। ठीक है सर। नहीं समझे? सर समझ गया। पक्का?
हम्म, सर हाँ बोलो। सर एक छोटा सा डाउट ये था सर, आपने बोलो। ये पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। सर इसमें जेड प्लेन के कैसे पैरेलल हो गया? आई मीन ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और यस सर। ये जेड एक्सेस है, तो ये प्लेन है ना, इसी प्लेन के पैरेलल एक ये स्लैब रखी है, एक स्लैब ये रखी है, एक स्लैब ये रखी है। अच्छा सर ठीक है। कोई डाउट रह गया है? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, बता दो। यस सर। ठीक, लॉजिक समझ लो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या समझाया मैंने? एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, किसके फंक्शन दिया है उस हिसाब से हम क्या डिसाइड करना है। पहला पॉइंट, वो डिफरेंशियल फ्लैश जो बनेंगे वो कैसे डिसाइड होंगे, वो किसके फंक्शन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है वेरिएबल। राइट और नो? थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? राइट सर। फिर हाँ, दूसरा पॉइंट भाई, जब तो पहले हमने स्लैब डिसाइड कर लिया, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। भाई रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, रे ऑफ लाइट एक जा रही है तो उन स्लैब से होके जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट वो हमें समझना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से स्नेल्स लॉ से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी वहां पर जनरल पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ये बना सकते हैं। टेंजेंट कैसे डिफाइन करेंगे बस। सर हाँ, सर ये dx by dy नहीं होना? dy by dx होगा भाई, एज अ अच्छा। फंक्शन। ये ऐसे है ना भाई, एक्स एक्सिस से थीटा लिया है ना, तो dy Yes, by sir. dx होगा। यदि y एक्सिस से थीटा लेता तो dx by dy होता। y एक्सिस से स्लोप डिफाइन करता है। ये स्लोप कहां से डिफाइन होता है? एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक आध छोटे छोटे से एक दो पॉइंट है, टर्म है बेसिकली, वो टर्म आपको समझना है। शायद पता नहीं पहले मैंने बताया नहीं बताया, दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो टर्म जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आएंगे वो टर्म, तो उन टर्म का मतलब पता होना चाहिए। एक टर्म आता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, लिख लो एक टर्म। सर सर ये बता चुके आपने हैं। लिखवाया है यस सर। ग्रेजिंग सर इंसिडेंस 90 और डिग्री पे जो। ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमरजेंस हाँ बता बता दो। चुके। हाँ बता चुके। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन में आएंगे तो ये टर्म आपको पता होने सर चाहिए। सर यदि बता, एक 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 चीज बता दीजिए। म्यू बोलो। हम लोग को फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई दिया है, ओके? हाँ, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके tan निकालेंगे कि क्या, कैसे करेंगे? बेटा स्लोप कैसे डिफाइन होता है? बस स्लोप, स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं बस स्लोप ये देखो। स्लोप स्लोप तो डिफाइन होता है एक फंक्शन का जो एक्स वाई प्लेन में हो, तो हम लोग ये म्यू को ही डिफरेंशिएट करेंगे ना। रुक जा भाई, रुक जा। तुम ईशान बोल रहा है ना? नहीं नहीं, आयुष बोल रहा हूँ सर। आयुष बोल रहा है, बता रहा हूँ। बहुत आगे बढ़ जाता है तो फिर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन देखना, ऐसे रैंडम से क्वेश्चन नहीं उठा सकते ना इसमें। यार मॉड्यूल में क्वेश्चन है? मॉड्यूल है तुम्हारे पास किसी के आसपास? अरे कोई मॉड्यूल रखे हैं आसपास? कोई मॉड्यूल में क्वेश्चन रखा हो तो मुझे भेज दो, जल्दी से करा दो। ऐसे रैंडम से नहीं उठा सकते ना हम कोई भी। देखो
अच्छा मेरे को बस ये बता दीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कहाँ से मिलेगा? रुक जा बस, चुप रह, क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आइडिया लग जाएगा, सब आइडिया लग जाएगा, कुछ नहीं सीखा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, किसी के पास क्वेश्चन है यार? मॉड्यूल है आपके पास? देख लो यार, सबसे सब बैठ जाते हो, किसी के पास मॉड्यूल नहीं? सर है, ढूंढ देखो रहा हूँ। देखो जहाँ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया होगा, रिफ्रैक्शन नहीं देखना, रिफ्रैक्शन ये से पेज नंबर 38 पे दिया है। क्वेश्चन दिए हैं, नहीं से क्वेश्चन नहीं दिया है। एक भी क्वेश्चन नहीं दिए। सर इसमें एक है क्वेश्चन, सर ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन है। देख सकता है क्या? सर आपको भेज दूं? देख दो, ग्रुप में डाल दो, बाकी लोग भी देख लेंगे ना। तो क्वेश्चन जो है वो मिसप्लेस हो गया। से ग्रुप पे भेज दिए। एक मिनट गया यार, नहीं बात के लिए मैं छोड़ दूंगा तो पेंडिंग हो जाएगा, अभी करा दूं साथ में, बेटर रहेगा। बस ये देखा जाए, बात कभी पता नहीं भूल ना जाए। ये क्वेश्चन में हो जाए तो सही करेंगे। दो क्वेश्चन भेजे हैं क्या? सर जो आपने अभी कराया है सर उसका एक ही है, तो सेकंड चलो ठीक वाला है, जो तो ठीक है, आइडिया लग जाएगा, बस आइडिया चाहिए हमें। इसमें क्वेश्चन है, a ray light in the air is incident at grazing incident on a slab। बेसिकली क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा देता हूँ, एक ही काफी है, कोई दिक्कत नहीं बात, ठीक है। आपको बस कैसे यूज करना है रिलेशन वो क्लियर होगा, बात बता। ये है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, कोई एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम यहाँ तक है, और ये y इज इक्वल टू 1 मीटर, और हाँ बाहर एयर है, कुछ नहीं दिया है तो एयर ही मान लेंगे, अदरवाइज म्यू नॉट वगैरह कुछ दे दिया हो तो वो मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। मतलब म्यू नॉट कितना दे दिया है? 1 दे दिया है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई गिवन है, वो है एज अ फंक्शन ऑफ वाई, वो दिया है के कांस्टेंट है y टू द पावर 3/2 प्लस 1 होल टू द पावर 1/2। दिख गया? देयर k इज इक्वल टू 1, उसने बोल दिया k का वैल्यू 1 कंसीडर करना, और k का वैल्यू 1 है, एंड फॉलो द पाथ एज शोन द फिगर। तो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर करी है, उसने बताया है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और कुछ इस पाथ को फॉलो कर रही है, ऐसे कहीं निकलेगी, ऐसे यहाँ से निकलेगी, मीडियम के बाहर तो निकलना ही है उसको। ये
ठीक है, यदि निकलेगी कहाँ पर निकलेगी वो भी निकाल सकते हैं। लेट्स से ये कोऑर्डिनेट x0, y0 पे निकल रहा है, रे ऑफ लाइट निकल रही है। कोई जनरल पॉइंट की बात करूं तो जनरल पॉइंट P मान लेता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और ये एज अ फंक्शन ऑफ y है, तो इसमें जो नॉर्मल लाइन होगा P पॉइंट पे वो ये होगा, और जो टेंजेंट होगा, जल्दी बोलो, क्या समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, जो टेंजेंट लाइन होगा, अभी बस ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखो, सब बता दो। तो वो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल डेविएशन प्रपोज, तो कह रहा है टोटल डेविएशन कितना होगा यदि यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रही है, तो यहाँ से इस वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से निकल के फिर कहाँ पर आ जाएगी? एयर पे आ जाएगी, जल्दी बोलो। यस जी। सर। हाँ, तो पूछ रहा है कि टोटल डेविएशन क्या है। टोटल डेविएशन का मतलब समझे कि पहले ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब समझे? यस सर। 90 डिग्री अच्छा, पीछे। ये नॉर्मल है तो y एक्सिस इटसेल्फ नॉर्मल, और सारे एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाना चाहिए? टेंडिंग टू ग्रेजिंग 90। इंसिडेंस का मतलब टेंडिंग टू 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ से जब निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा निकलने के लिए ना, यस। तो ये एंगल लेट से जब निकल रहा है तो निकलने वाला एंगल मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट से अल्फा है, देखा भी नहीं देखा अल्फा, यहाँ यस से निकला तो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। पहले बता, ये बात क्लियर है नहीं है? क्लियर। तो मुझे फाइंड क्या करना है बेसिकली, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या फाइंड करना है मुझे? अल्फा फाइंड करना है भाई। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया ना, इसको और यदि मैं बहुत क्लोज बनाऊं तो ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब क्या? ऑलमोस्ट 90 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यही मतलब हुआ ना? यस सर यही बात। अच्छा, तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स मतलब ये इंसिडेंट डायरेक्शन था, निकल ऐसे रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? यही अल्फा के बराबर हो गया नहीं हो गया? यस सर जो वही। हॉरिजॉन्टल सेंस। तो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक सर। यस सर। चलो अब आते हैं उस बात पे। तो ये एंगल लेट से थीटा एंगल है, कोई जनरल पॉइंट की बात करूं तो ये थीटा है, और नॉर्मल लाइन तो ये रहेंगी ऐसे, मैंने नॉर्मल ये, अच्छा नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। हाँ, वाई एक्सिस से पैरेलल होगी ना, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्या सही लिखा है? सही लिखा है। तो अब यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो म्यू नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जल्दी बोलो फटाफट। सही है सर। म्यू नॉट 1 है, साइन थीटा नॉट 90 डिग्री है, म्यू का वैल्यू के तो 1 दिया है, तो y टू दी पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू साइन 90 कॉस थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 1 मिलेगी ये हमें। इतनी बात समझ में आई? यस सर। दूसरी इक्वेशन आते हैं, यहां से यदि स्लोप की बात करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? dy बाई dx होगा। यस सर। चलो, dy बाई dx होगा, हाँ ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर रिलेट करूं इसको, और कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं देना है? हाँ सर आप वो cos थीटा निकालेंगे dy by dx ट्रायंगल हाँ में। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। यहाँ से ये इक्वेशन सेकेंड बनी, और मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया? cos थीटा हो गया 1 डिवाइड बाई y टू दी पावर 3/2 प्लस 1 टू दी पावर 1/2
और ये cos थीटा है, तो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो। तो ये थीटा और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया रूट ओवर y की पावर 3/2 प्लस 1। जल्दी बोलो, ठीक लिखा है? सही यस है। सर। तो tan थीटा ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, कितना आ रहा है ये? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, y की पावर सर 3/2 y क्यूब। y की पावर y क्यूब बचा ना, सिंप्लीफाई करके y क्यूब हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करूं तो dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर होगा। और सर tan y थीटा क्यूब नहीं क्यूब होगा, कैसे हो y गया? y की सर पावर 3/2। y की पावर 3/2 3/2। पक्का चेक कर लेना। यस सर। यस ठीक ठीक है, तो ये हो जाएगा y की पावर 3/2। कोई दिक्कत? सर 3/4 होगा शायद। अबे चेक करो यार। 3/4 होगा। यस सर 3/4 होगा। जी सर 3/4। 3/4 यस सर। 3/4 होगा। सर पक्का 3/4। यस मैं सर बार बार पक्का। नहीं करूंगा। 3/4 क्लियर? ठीक, अरे इसको बस यहाँ से dy इज इक्वल टू y टू द पावर 3/4, y को धर ले आओ, y टू द पावर 3/4 इंटू dx। इसको सॉल्व कर सकते हो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। y माइनस 3/4 बिल्कुल 3/4 dy इज इक्वल टू dx इंटीग्रल। जब फिगर देखो यहाँ से इंटर किया था, जब x 0 था तो y भी 0 था। कोई जनरल पॉइंट पर करूँ, ये x हो गया तो ये क्या हो गया, y हो गया। फिगर देखो, तो ये हो जाएगा y टू द पावर प्लस 1/4। चेक करते जाओ यार, सब काम अब करना yes, sir. पड़ेगा बोलते। इज सही है इक्वल टू x। ये x के बराबर हो जाएगा। सही है सर। तो ये कितना हो गया y, चलो ऐसे रहने दो, क्या दिक्कत है, सब करना है। ये आ गया? आ यस गया सर। अच्छा, अब यदि मुझे ये निकालना होता कि किस जहां से इमर्ज कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट निकालना होता तो y का वैल्यू वहां पर कितना है जहां से निकल रहा है, 1। y नॉट का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 रखूंगा तो x नॉट का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब यदि ये बात करूं यहाँ पे, तो अब मुझे ये एंगल अल्फा चाहिए ना, यस सर। अल्फा चाहिए। सर यहाँ पे तो भी ट्रायंगल बना देंगे एक। नहीं, कोई जरूरत नहीं ट्रायंगल बनाने की, यहाँ पर जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, यस सर। जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो जनरल पॉइंट में y का वैल्यू क्या ले लूं मैं, 1 ले लीजिए। 1 ले लूंगा। सर Yes, sir. ये थोड़ी फंस रही है। तो tan थीटा 1 आ जाएगा। हाँ, y का वैल्यू 1 ले लूंगा तो tan थीटा कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अच्छा थीटा 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली जब मैंने y का वैल्यू कितना ले रखा है, ये यदि कोऑर्डिनेट निकालना होता तो और पाथ निकालना होता तो ये हो जाता। मैंने पूरा फर्स्ट सम करके बता दिया है, वो सिर्फ एंगल अल्फा पूछ रहा है। तो मैं सिर्फ ये जनरल पॉइंट की जगह क्या ले लूंगा, वो यहीं से काम चल जाएगा। जनरल पॉइंट की जगह क्या ले लूंगा मैं, x नॉट y नॉट, मतलब वो वाले पॉइंट की बात कर लूंगा जहां पर इमर्ज हो रहा है x नॉट y नॉट, और जहां पे इमर्ज हो रहा है वहां पर x नॉट का वैल्यू कितना है, तो 4 4। है, और y नॉट का वैल्यू कितना है, 1 है। तो वहां पर जो टेंजेंट बनेगी वो ये एंगल होगा, है कि वो नहीं? अल्फा। यस सर। ये अल्फा होगा, Yes, यही sir. होगा ना? हाँ, यस सर। ये अल्फा होगा। और y का वैल्यू कितना ले लेना, 1 लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, √2, और ये 1, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, 1। हाँ, अल्फा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री।
तो डायरेक्ट 45 डिग्री आ गया, वहां तक पहुंचे नहीं, लेकिन पाथ वगैरह फाइंड करना होता है, पाथ और क्या कोऑर्डिनेट होंगे वो जरा आंसर चेक करो यार, वेरीफाई करो। सर नो डेविएशन सर, अल्फा 90 ओहो, आना चाहिए सर। इसको आप सर जो पी लिया है सर उसको आप ऊपर ले लीजिए ना सर, पॉइंट ऑफ इमरजेंस पे, फिर सर हाँ, y1 हाँ। रहेगा। हाँ, मेरी गलती, रुक जा, रुको 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 रुको, नो डेविएशन, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं लेकिन आना चाहिए यार यहाँ से लॉजिकली। एक मिनट, मैथमेटिकली भी तो आना चाहिए, लॉजिकली तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन, लॉजिकली सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। सर जब सॉल्व करने की y+1 लिया है तो आपका ये ट्राइंगल में अल्फा का जो x है वो 1 कैसे आ रहा है? y को 1 ये रखा। 1 हो गया, हाँ सर। y को 1 रखूंगा तो सर 1 वो तो है, इक्वेशन में रखेंगे ना 1? यहाँ पर हाँ, तो कितना आएगा? 1/√2 सही है फिर। मैथमेटिकली आना चाहिए, लॉजिकली बता दूं, मैथमेटिकली भी चेक करता हूँ डोंट वरी, ठीक है ना। लॉजिकली तो नो नो डेविएशन, ये समझ में आया नहीं आया? नहीं आया लॉजिक, होगा। लॉजिकली नो डेविएशन की है कि जब भी स्लैब रखी होती है ना, तो ये इंटर करा तो लैटरल शिफ्ट होती है, उसमें डेविएशन कहाँ होता है? यदि यहाँ से इंटर करी, अच्छा ओके, यस यस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लैटरल शिफ्ट होता है ना कि डेविएशन, समझे मेरी बात? तो पहली समझ बात तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सॉल्यूशन को लिख लो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है पॉइंट कि यदि स्लैब्स है तो देयर विल बी नो डेविएशन, हाँ देयर विल बी नो डेविएशन। इसका मैथमेटिकली मैं चेक करता हूँ, अभी मैथमेटिकली भी आना चाहिए। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, यदि स्लैब्स है तो देयर विल बी लैटरल शिफ्ट बट देयर विल बी नो डेविएशन। तो क्या बोला आपने अभी? देयर विल बी लैटरल शिफ्ट, देयर विल बी लैटरल शिफ्ट बट देयर विल बी नो डेविएशन। ये समझ में आई बात कि नहीं आई तक? हाँ सर ये मतलब अगर स्लैब्स रखे तो मतलब डिविएशन नहीं होगा? हाँ हाँ, स्लैब्स सर ऐसा कैसे? अब बताई तो म्यू पे पहले डिपेंड यार। करेगा ना वो? अरे यार मैं पहले बता, हाँ तो यहाँ एयर है ना, यहाँ एयर है और फाइनली एयर में ही जा रही है। यस सर। तो डेविएशन होता है क्या? लैटरल शिफ्ट होती है। तेरा लैटरल वाला देख ले भाई। हाँ सर लैटरल शिफ्ट वाला देखा था। हाँ सर लेकिन वो तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है ना जहाँ पे मतलब पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट लाइट, इसलिए तो बेटा डिविएशन नहीं होता है, लैटरल शिफ्ट बेटा होता है। यहाँ बेटा यहाँ भी वैसे ही होगा यार, यहाँ भी वैसे ही होगा। ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंट यदि यहाँ से कुछ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे गया और यहाँ पर एयर है, ये ऐसे हुआ, तो यदि ये एंगल बराबर होगा तो ये फिर वैसे ही हो जाएगा ना। हाँ सर। तो ये पैरेलल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ सर ये तो हो जाएगी। तो वो भी तो डिफरेंट स्लैब्स ही हैं, बस छोटी छोटी है। ओके सर। यहाँ एक बड़ी सी है, यहाँ छोटी छोटी सी है, मतलब जिस मीडियम से एंटर करिए यदि उसी मीडियम में निकल रही है, बीच में कितनी भी स्लैब रखी हो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो दोनों एंटरिंग रे ऑफ लाइट और इमर्जिंग रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल। मेरी बात समझे? यस सर।
पक्का? बाकी लोग यस सर यस सर। सर अच्छा हाँ, पहले ये बात समझा ही नहीं है, जल्दी बोलो। यस सर अच्छा, मैंने बोला कि यहाँ पर देयर विल बी नो डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर जो हमने अल्फा निकाला है, ये अल्फा, इसको अल्फा मत बोल के इसको तुम नया नाम दो बीटा। ये अल्फा नहीं होगा, ये बीटा होगा। एक्चुअली हम इस अल्फा को गलत रिलेट कर रहे हैं। ये बीटा विल बी 45 डिग्री। बीटा विल बी, पहले इसकी बात समझ आ गई बेटा? यस सर। बीटा विल बी 45 डिग्री। अब जरा देखो, बीटा ये अल्फा नहीं निकला है, ये अलग चीज निकली। हमने वो अलग चीज निकाल दी। ये पाथ निकालना होता, क्लियर है? किस पॉइंट पे मत होता, वो क्लियर हो गया। देयर विल बी नो डेविएशन, क्योंकि वो स्लैब है। तो स्लैब में क्या होता है, लेटरल शिफ्ट होता है। और यदि स्लैब रखी होती है तो जिस स्लैब रखी होती है, पैरेलल स्लैब रखी होती है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, या वो सिंगल बड़ी स्लैब है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या याद रखना है, यदि जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से एंटर करी, यदि फाइनली उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में इमर्ज हो रही है, देन देयर विल बी नो डेविएशन। यदि यहाँ पर एयर है, यहाँ एयर की बजाय कुछ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, तब फिर उसमें डेविएशन होता। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। इस पॉइंट को मेंशन कर लेना। यदि यहाँ एयर है, यदि यहाँ का म्यू कुछ था, उतना ही म्यू यहाँ का है, देन देयर विल बी नो डेविएशन। क्योंकि फाइनल और इनिशियल वाले में स्नेल्स लॉ लगा देंगे ना। हाँ वही तो है, देन देयर विल बी नो डेविएशन। इसमें सिर्फ क्या होगा, लेटरल शिफ्ट होगा। इसकी बात क्लियर हो गई? और ये होल क्वेश्चन इज राइट, ये भी राइट, बट ये अल्फा की, मैंने अल्फा इसको बोल दिया है, तो ये अल्फा, और ये से अल्फा बोल दिया था मैंने गलती से, वो अल्फा नहीं होगा, वो बीटा होगा। एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो बीटा क्या है? बीटा बता रहा हूं। अब यदि यहाँ पे ये स्लैब थी, अब यहां से ये नॉर्मल ये है, और यहाँ पे ये ऐसे एंटर करके कुछ ऐसे करके ऐसे एंटर कर रही है। यहाँ पे एंटर कर रही नहीं कर रही? और यहाँ पर ये अच्छा, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 1 है, यहाँ म्यू इज इक्वल टू 1 था, और यहाँ पर एंटर कर रही है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये होगा, जहां तक कर्व है ना, क्योंकि इसके नीचे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यस सर। तो ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका क्या है, बीटा है। जल्दी बोलो। सही है। अच्छा, ये एंटर कर रहा है, तो कर्व यहां तक है, इसके बाद कर्व नहीं होगा, इसके बाद एक सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में आ गई है, तो इसके बाद क्या होगा, क्या कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। इससे पहले तो कर्व होगा, इससे पहले जो रे ऑफ लाइट हो, क्योंकि वेरिएबल है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होते होते जा रहा है, तो कर्व बना। जल्दी बोलो। यस यस। हाँ, तो यहाँ पर ये एन है, और यहाँ पर इस कर्व पे जो इधर अंदर वाला ये वाला कर्व है, उस पर टेंजेंट ये है। अच्छा, और ये बीटा है, तो ये 90 माइनस बीटा होगा। यस सर। ऊपर वाला भी सेम होगा? ऊपर वाला सेम नहीं होगा। अब यहां से ये एंट्रिंग एंगल है, एंट्रिंग एंगल सेम होगा, एंट्रिंग एंगल सेम होगा, तो वो जरूरी थोड़ा ना ये एंगल भी सेम हो। यदि ये एक बाउंड्री है और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और ये एंगल एंट्रिंग एंगल कुछ है, तो ये भी वही होगा। क्या गारंटी है, ये तो ये उसका सही है, डायरेक्शन है ना। सही समझ गया सर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, जल्दी बोलो। यस। हाँ, अब ये जहां से निकलेगा, तो बस ये एक सिंगल स्लैब थी, और यहाँ से ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो यहाँ से ऑलमोस्ट ऐसे निकल जाएगी ग्रेजिंग इमरजेंसी। ये जो मैंने एंगल 90 माइनस बीटा, और ये बीटा है, ये बीटा है,
ये बीटा, तो ये बीटा, मैंने ये बीटा किसको बोल दिया था, इसको, ये बीटा के बराबर होगा, लेकिन निकलेगी इस एंगल पे, वो जरूरी नहीं। तो अल्फा जो होगा वो अल्फा ये है बराबर, तो अल्फा जो है, अल्फा क्या है उसमें डेविएशन, अल्फा तो 90 डिग्री है अल्फा 90 डिग्री। यार, समझे कि नहीं समझे बाकी लोग? सर अल्फा मैथमेटिकली नहीं निकालेंगे आप? हाँ, मैथमेटिकली यहाँ पर निकाल नहीं सकते बेटा। सर ऐसे निकाल हाँ। लीजिए। थीटा तो वही तो बीटा है। हाँ, बीटा बेटा टेंजेंट जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, ये टेंजेंट थी इस कर्व पे। सर ये जो पॉइंट ऑफ इमर्जेंस है वहां पे आप हाँ। पी मान लीजिए, फिर सर आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए जहाँ से एंटर कर रहा है, और उस वाले पॉइंट में स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, और सर वहां पे जो एंगल है उसको निकाल लीजिए उससे, सर वो एंगल आपका 45 डिग्री आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो सर जब 45 आ जाएगा, फिर सर जो y है, y को हम वहाँ पे 1 रख सकते हैं, तो फिर सर म्यू आ जाएगा √2, सर जो वेरिएबल है। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि अब यदि ये 90 माइनस का वैल्यू आ गया तब यहाँ पर इसमें थोड़ा लगा दो। हाँ, फिर सर दोनों में लगा देंगे तो सर फिर मैथमेटिकली भी 90 ही आ रहा है एंगल। एक बार चेक कर लेते क्या दिक्कत है। यहाँ पर एंट्रेन एंगल कितना, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा मतलब बीटा तो आपका 45 डिग्री आया है। यस सर। तो और यहाँ पर म्यू का वैल्यू रख लेते हैं, म्यू का सर यहाँ पर √2 हो म्यू चाहिए जाएगा। हमें, तो म्यू चाहिए तो y का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर म्यू कितना होगा, यहाँ पर म्यू कितना होगा नीचे वाला, तो √2 √2 हो जाएगा, बाहर का तो 1 है म्यू, तो चलो अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल सर फिर sin 45 लीजिए सर, 1/√2 हो जाएगा। √2 sin 45 डिग्री, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एंट्रेन के लिए ये अप्लाई कर दिया, इमर्जिंग के लिए एंगल सब 1 म्यू तो into 1 sin है, अल्फा 1 और साइन अल्फा बिल्कुल साइन अल्फा बोल, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ रहा है, तो अल्फा यहाँ से 90 आ गया। हाँ 90। वेरी गुड, अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा इज इक्वल टू 90, गुड, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें क्लियर हो गया, मैथमेटिकली लॉजिकली हर तरीके से क्लियर है सर। हाँ सर तो फिर ये वेरिएबल का फिर काम क्या है सर, हम लोग जहाँ पे निकालना होगा वहाँ पे एक पॉइंट मान के ऐसे ही कर लेंगे हर बार। सब पॉइंट की वैल्यूज पुट करके म्यू निकाल के फिर कर लेंगे। अगर बीच में पूछ लिया तब फिर वेरिएबल लगाना पड़ेगा। बेटा, बीच में पूछ लिया तो यहाँ भी y इक्वल टू 1 है, उसके जस्ट बाद भी y इक्वल टू 1 है, कितना वेरिएशन करा लो तुम। यहाँ ये छोटी सी स्लैब है, अभी कोई जनरल पॉइंट है, अब यहाँ भी ऑलमोस्ट वही है, इसके नीचे लोगे तो ऑलमोस्ट वही है, ऑलमोस्ट ऊपर भी वही है, तो देयर विल बी नो डेविएशन। और वैसे भी कर्व का मतलब यही है, यही तो है कि कंटिन्यूअस कर्व, कोई जर्क नहीं है। यस सर। और यहाँ एकदम चेंज होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो देखो तुरंत जर्क आ गया। यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये वाला फंक्शन का अलग टेंजेंट है, इस वाले फंक्शन का, इस वाले ग्राफ का टेंजेंट ये है, इस वाले ग्राफ का इटसेल्फ का टेंजेंट। यस सर। ओके, क्लियर, अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, लॉजिकली भी और वैसे भी। सर हाँ सर, तो फिर ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एप्लीकेशन कहाँ आता है, मतलब यहाँ पे तो सर अगर पॉइंट पता हो गया हम लोगों को तो फिर तो स्नेल्स लॉ अरे हाँ, मैंने ये किस लिए पाया यार, कोई क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ ना। बताओ, जो पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट होगा इनसाइड वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा, तो इट विल बी द पाथ। यस। तो वो एकदम आखिरी मीडियम पे जाके अचानक से बेंड हो जाएगा ना। हाँ, और दूसरा ये पूछ सकता था क्वेश्चन कि बताओ, यहाँ डाइल्यूशन पूछा था तो वो तो बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते थे, ठीक है ना। दूसरा पूछ सकता था, बताओ जब इस मीडियम से निकलेगा उसके वहां पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये यही तो एप्लीकेशन, और क्या आते हैं सर ट्रेजेक्टरी पूछ लेगा तो फिर तब भी यही करना पड़ेगा, ये निकालना बिल्कुल ये करना, ये पूरा करना ही पड़ेगा बेटा। ट्रेजेक्टरी एडवांस से क्वेश्चन हो गया ना। नहीं, Trajectory इतना
इतना डिफिकल्ट थोड़ा ना है यार, इतना तो कर ही सकते हो, 2 क्वेश्चन तो बनाने ही है। पूछ सकता है, ऐसा नहीं, ये मत सोचो कि एडवांस में पूछ सकता है। सर इसके अगले वाला बता देंगे अगले वाला कौन? सर जो भेजा था इसी से रिलेटेड है। सर, उसमें 2 अलग अलग लिक्विड थे, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के। एक मिनट तो उसमें वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है उसमें। हाँ तो वेरिएबल है तो डिफरेंट है ना, तो स्लैब मान के कर लो बस। बहुत सारी 3-4 स्लैब है, समझे? यस सर, यस समझ गए? सर। किया था सर, नहीं हो रहा था, एक बार फिर ट्राई कर लूंगा। अच्छा ये तो वो है अपरेंट डेप्थ वाला यार। चलो बाकी लोग जल्दी फटाफट, ये समझ में आ गया, मिटा दो यार ये वेरिएबल रिफ्रैक्टेंस वाला टॉपिक से, जल्दी बोलो। समझ में आ गया सर। बाकी यस लोग सर। यस सर। ठीक, चलो सर डाउट्स बताएंगे कुछ? एक मिनट रुको, बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो रिफ्रैक्शन में करेंगे वो प्रिज्म करेंगे, प्रिज्म। सर इसमें सर इंटेंसिटी करके भी कुछ होता है कॉन्सेप्ट? इंटेंसिटी बेटा वो तब आएगा इंटरफेरेंस जब करेंगे ना, मतलब वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ें। ओके सर। वेव ऑप्टिक्स अभी रे चल रहा है ना, वेव में आएगा इंटेंस। सर क्योंकि सर इसकी में दिया हुआ है मॉड्यूल में। हाँ तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन दे दिया हो गलती से, ठीक है, वो कई बार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो पूछ रहा है जो क्वेश्चन है, बाकी लोग लगाओ जल्दी से। जैसे बोल रहा 4 सेंटीमीटर थिक वाटर लेयर रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ CCl4। तो मान लो स्लैब है, वाटर क्या है, स्लैब हमारे लिए तो स्लैब ही है। एक स्लैब ये हो गया, एक स्लैब ये हो गया, अब नाम क्या दे दिया, कुछ भी है, वो इसको वाटर बोल रहा है, इसको CCl4 बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इधर ही फॉरवर्ड कर दिए। और म्यू इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से थोड़ा सा उसमें लैपटॉप में खोला है, देख लो बस, ये एक फैक्टर इंडेक्स ये है, म्यू इज इक्वल टू 4/3, ये म्यू इज इक्वल टू इस वाले लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और हाफ और बिलो द वाटर सरफेस, हाफ और बिलो द वाटर सरफेस नॉर्मली फ्रॉम अबव दैट्स द बॉटम ऑफ द टैंक। तो बॉटम ऑफ द टैंक ये हो गया, मतलब ये मान लो ऑब्जेक्ट है और नॉर्मली देख रहे हैं, और कहां से देख रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, जस्ट सरफेस ऑफ द वाटर से, ये वाटर सरफेस है, जस्ट वाटर ऑफ सरफेस से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो पूछ रहा है कि एपरेंट डेप्थ कितना होगा। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है? उसका ये मतलब है। यस। बाकी लोग क्लियर को? सर हाइट वगैरह दी हुई है ना? हाँ, और ये हाँ ये दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और सर ये 4 है। सॉरी ये दिया है 4, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 6। तो बाकी लोग जल्दी देखो आंसर, एक आंसर नहीं आ रहा। सर 7। अब क्या देखो यस सर, मैं सर, चेक 7। करो,
तो आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? समझ में आया? यस सर। हाँ, बाकी बोलो मृदुल। आ गया सर, यही है। सर समझ गया था क्या कर रहा था गलती। बस हो गया सर? हो गया सर। सर एक और भेज दूं? भेजो जल्दी भेजो। सर ईएमआई से क्वेश्चन। हाँ पूछ 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 पूछ। भेज ये दूं। इसने प्रथमेश तुमने बाकी लोग भी चेक कर लो, इसने क्वेश्चन भेजा है, ये है क्वेश्चन, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी लोग ट्राई करो, मैं हिंट दूंगा। ये है एक स्क्वायर है और साइड जो है इसका दे रखा है ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, और a इज इक्वल टू 1 mm, 1 mm। ये डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ पैरामीटर ऑफ इट्स इमेज, पैरामीटर का मतलब समझते हो ना? ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ऑब्जेक्ट है। तो लेंथ ऑफ पैरामीटर ऑफ इमेज निकालना है। समझे नहीं समझे? अब मैं हिंट दूं यस सर। या किसी को समझ में आया? सर इसमें हाँ सर पहले मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन निकाल के। सर आंसर 8 मिलीमीटर। आंसर क्या है अब बताओ, जिसने भेजा है। सर 12 मिलीमीटर। देखो चेक करते हैं। पहली बात तो ये जो इसका ए दिया है इट इज वेरी स्मॉल, जल्दी बोलो है कि नहीं है? फोकल लेंथ और ये सब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में 1 mm है वो। यस सर। 1 mm में जब वेरी स्मॉल होता है तो मैंने मैग्निफिकेशन बताया था, कुछ याद आया? सर एरिया बताया था 2D के लिए। सर माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। यस सर। ऐसा यही था। हाँ 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 हाँ। और मैग्निफिकेशन क्या बताया था मैंने? माइनस v स्क्वायर बाय u। सर जरूरत नहीं ठीक है। पड़ेगी सर, आप मैग्निफिकेशन से उसकी हाइट निकाल लीजिए और हाइट को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही पैरामीटर होगा। आपने पहले मिरर फॉर्मूले से v निकाल लिया। इसमें ये पहले वाली कहाँ पड़ेगी? है ये वाली पड़ेगी ना? मैं समझा नहीं, आवाज नहीं आ रही। सर इसकी जो इमेज बनेगी वो स्क्वायर थोड़ा ना बनेगी। सर इसमें लिटरल मैग्निफिकेशन भी होगा ना? हाँ दोनों होगा ना। यस अच्छा। सर, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल। तो लेटरल मैग्निफिकेशन, यहाँ पर जो लेटरल मैग्निफिकेशन होगा वो होगा du बाई dv, सॉरी dv बाई d, यही होगा ना? माइनस dv बाई d, इट विल बी द लेटरल मैग्निफिकेशन। जल्दी बोलो यही होगा कि नहीं होगा? यस सर यही होगा। ये कितना आता है? इसका एक्सप्रेशन क्या है? जल्दी बोलो।
तो माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यस ठीक है, तो यहां से u पता है, f पता है, वी 30 आ गया। तो v कितना है v बता दो जल्दी से। हाँ बता दो v कितना है। माइनस 30। वी 30 आ गया, -30। -30 -30 ठीक है, -30 आ गया। तो ये लेटरल मैग्निफिकेशन, और लेटरल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? लेटरल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है क्या? लेंथ ऑफ, लेंथ मतलब ये, मतलब विड्थ, इसको जो भी नाम दे रहे हो आप इसको, लेंथ विड्थ जो भी बोलना है, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो a है मतलब 1 mm है। और ये लेटरल मैग्निफिकेशन जो आया है वो आया है, मैं मैग्नीट्यूड में देख रहा हूँ, माइनस माइनस भूल जाता हूँ, ठीक है। वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, 30 स्क्वायर डिवाइड बाई 15 स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना आया? 4 4 आ गया ना, यस सर। 4 mm ना। यस सर। अच्छा एक चीज सर, लेटरल इन्वर्जन 2D का एरिया होता है। भाई थोड़ा सा रुक जा। हाँ एरिया होता है वो। एरिया ऑफ इमेज ठीक है ना? अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ तो लेंथ हाँ, नहीं हाँ, होगा, एरिया 4 mm है। वो एरिया देगा यार, हाँ तो एरिया एरिया नहीं 4 निकालना भाई, एरिया नहीं निकालना यार हमें। आपने जो अभी निकाला है वो एरिया है। नहीं, अच्छा नहीं, एरिया नहीं है। सर सही वो है। लेंथ कितना लिटरली मैग्नीफाई हो जा रहा है। हाँ इसको क्या बोलते थे, लेटरल नहीं बोलते थे ना, ऐसे रखा हो। सर लॉन्गिट्यूडनल बोलते थे शायद। यस सर ये लॉन्गिट्यूडनल होता है सर, लेटरल। हाँ सर लॉन्गिट्यूडनल का सर होता था माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है सर। लॉन्गिट्यूडनल में क्या मिल गया मुझे? लेंथ 4 ऑफ mm इमेज मिल मिल गया। गई। हमें क्या मिल गई? लेंथ ऑफ इमेज मिल गई, ठीक है ना। अच्छा, और हाइट निकालने के लिए तो सिंपल, हाइट निकालने के लिए कौन सा मैग्नीफिकेशन? लेटरल वर्टिकल वाला। और लेटरल मैग्नीफिकेशन माइनस क्या बी है? बाई यू। माइनस वी बाई यू था, इससे 2 आ माइनस रहा वी बाई यू। और ये कितना आया? है, 2 -2। आ रहा है। यस सर। -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज कितना है? 1 mm। 1, यस सर। तो ये आ गया हाइट ऑफ इमेज कितना आया? 2 आया। अब 2 आया तो मेरे पास ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ कितनी मिल गई? ये 4 mm मिल गया, ये 4 mm मिल गया, ये कितना मिल गया? 2 mm, ये मिल गया 2 mm। अब ये इमेज बनेगी ऐसी। यस सर Yes, sir. 12 mm। 4 4 8 और 12 हो, समझ गए ना? किससे पूछा था? सर समझ गया। हाँ वेरी स्मॉल है ना ये, इसलिए तो इसीलिए तो वो मैग्निफिकेशन सब कराया है अलग अलग, वेरी स्मॉल। चलो फिर, और ये नेक्स्ट क्लास में टाइमिंग देख के बताता हूँ, कर सकते हैं। कल होगा तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन बता रही है सर। हाँ बोलो सर रेक्टेंगुलर लूप PQR made from a PQR S हाँ is made from a uniform wire, हाँ has a length A and a width B हाँ and mass M. हम्म It is free to rotate about the arm PQ, which remains hinged along a horizontal line taken as y-axis. PQ जो है वो y-axis है. ठीक Take vertically upward direction as z-axis
a uniform magnetic field B is equals to 3 I cap plus 4 J cap B naught. समझ Exist. गया, समझ Find गया। फोर्स current बैलेंस, value. फोर्स बैलेंस करा और टॉर्क इक्वेशन दो बनेगी। टॉर्क इक्वेशन अबाउट दिस एक्सिस, mg is equal to magnetic force। एक तो सर हम लोग म्यू इनटू मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड वाला, और दूसरा वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg। वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू mg। mg के लिए यदि टोटल m है तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 2a प्लस b, ये मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू बी। ओके, इसका मास लैम्डा इंटू ए। सेंटर ऑफ इसका मास वेट में देखिए इसके, हाँ इसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करना है, इसका इसके सेंटर ऑफ मास पे। और दिस वेट, ये तो फिक्स है तो इसका तो वेट को कोई मतलब नहीं है। ओके, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स को भी आएगा आपको। अच्छा, और एक और है सर, हाँ। एक सेकंड बता रहा हूं सर। अ पॉजिटिव चार्ज Q with mass m is released in a coordinate system where the uniform magnetic field E is equal to E naught J cap and a magnetic field B is equals to B naught K cap exist. Find the displacement of the particle along y-axis when its velocity become perpendicular to the electric field. ये कैसे करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे, अभी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसकी पाथ इक्वेशन वगैरह बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, अभी थोड़ा सा रुकता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर भी मैंने नहीं कराया था, जानबूझ के छोड़ा है, अभी के लिए रुक जाओ, ठीक है ना। Yes, करा दूंगा, अभी काम का नहीं। ठीक सर। ऐसी प्रॉब्लम एक एस टी वर्मा भी है, लेकिन वो आपके काम का भी अभी के लिए नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी